अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज की दो बड़ी अहम खबरें जो प्रोग्राम में जिस पर गुफ्तगू होगी, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी तसव्वुर किया जा रहा है कि उसके तमाम मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम कर लिए हैं बजट को लेकर, और पावर शेयरिंग के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सब के सब दूर कर दिए गए हैं। तो ये हमारी दूसरी खबर होगी। पहली खबर जो है वो तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री ऑपरेशन की, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। तो दूसरी खबर पे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ मनवाया है उससे आवाम को क्या रिलीफ होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मानना ये था कि जो बजट दिया गया है, आज भी आसफा भुट्टो जरदारी साहबा ने कहा कि जो बजट है वो आवाम दुश्मन बजट है। तो 100% बातें अगर मान ली गई हैं तो आवाम के लिए कुछ ना कुछ बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। वो क्या खुशखबरियाँ हैं जो आवाम को मिलने वाली हैं, कहाँ रिलीफ मिलने जा रहा है आवाम को, क्योंकि अब तक जो इत्तलात सामने आई हैं उसके मुताबिक तरक्याती फ़ंड्स और पंजाब में इंतज़ामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीके इख्तियार करेगी। यानी ये बात तो सामने आ गई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध में और पंजाब में एक दूसरे को स्पेस देंगे। इसके अलावा फ़ंड्स मिलेंगे, तरक्याती फ़ंड्स होंगे वो मिलेंगे पीपल्स पार्टी को, और इंतज़ामी ओहदों पर भी तरजीह दी जाएगी, सिंध में नून लीग के लोगों को और पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों को। लेकिन वो किसानों के लिए क्या हुआ, ये हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। हम पूछेंगे कि ये जो गंदम का मामला था, जो सरे फहरिस्त था गंदम स्कैंडल, तो उस पर क्या कुछ हुआ, किसको क्या क्या उस पर लाहे अमल होगा, किन लोगों को पकड़ा जाएगा, किन से पूछा जाएगा, क्या कुछ होगा। फिर पहली खबर जिसका मैंने जिक्र किया उस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। इसकी क्या वजूहत हैं, कई चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल अपनी अपोजिशन यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुल्क दुश्मन जमात है, और वो जमात ये समझती है कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो ऑपरेशन कहीं उसके ख़िलाफ़ ना हो। मुल्क में इसकी मिसाल मौजूद है। 92 का ऑपरेशन जो सिंध में हुआ था वो फिर MQM के ख़िलाफ़ हुआ, और उस वक्त MQM मुल्क दुश्मन जमात थी, और फिर उसके पास वो जिनापुर के नक्शे वगैरह भी निकल आए थे जो बाद में साबित हुआ कि सब कुछ गलत था। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर होना चाहिए, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ करिए पहले पार्लियामेंट में लेकर आएँ, फिर आगे बढ़ते हैं। गौहर खान ने क्या कहा आज इसके बारे में वो सुन लें, फिर मेहमानों का तारुफ कराएँ। जनाब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद ओवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, क्या कुछ माना आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात थे, तो क्या कुछ तस्लीम कर लिया आपने, और बजट जो है वो अब अवाम दुश्मन से अवाम दोस्त बजट किस हद तक हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो कमेटीज़ बनी थी दोनों तरफ से, दे हैव कम टू एक कलेक्टिवली उन्होंने मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। जो निटी ग्रिटीज़ हैं कि क्या डिटेल्स हैं वो कमेटी अनाउंस करेगी, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से जो इनके कंसर्न्स थे, सिंध के ऊपर कंसर्न्स थे कि सिंध को जो PSDP का हिस्सा है वो जो पुरानी कमिटमेंट्स थी जो PTI दौर से चलती आ रही थी, और फिर PDM दौर के अंदर भी उनको हमने कमिटमेंट पूरी करने का कहा, तो उसके अंदर जो कुछ चीज़ें कट शॉर्ट हो गई थी उनको दोबारा देखा जाएगा, और वहाँ उनको जो ड्यू शेयर है सिंध की PSDP के अंदर वो उनको मिलेगा। उसके अलावा आगे भी वर्किंग जो है वो एक बेहतर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ज़्यादा मुशावरत के साथ होगी, और बाकी डिटेल्स जो हैं वो मेरे ख़्याल से अभी जब ये कोई जो है वो बयानिया सामने आता है जो मेंबर्स हैं कमेटी के, तो तब उस पर ज़्यादा जो है वो बातचीत की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल PSDP का इशू था जो कि रिजॉल्व हो गया, मैंने जिस तरह आपको बताया। बाकी तो जितने भी मेजर्स हमने लिए हैं, जो टैक्सेशन के मेजर्स हैं वो ऑलरेडी जो है काफ़ी हद तक फ़ाइनल हो चुके हैं, और उसके अंदर अभी ये जो कोई अगर अच्छी कोई सजेशन जो है असेंबली के अंदर आती हैं तो वो डेफिनेटली उसको लिया जा सकता है, लेकिन हमने अपनी टारगेट को तो मीट ज़रूर करना है और उनको उसके मुताबिक ही चलना है। तो ठीक, यानी टैक्स के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब, ये गंदम का जो स्कैंडल था
ये सरे फहरिस्त था आप लोगों की गुफ्तगू में। फिर सैलाब ज़दगान, तकरीबन 3 साल हो रहे हैं बेघर पड़े हुए हैं, वो उनका इशू था, तो इस पर क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। बात यह है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों की कॉन्टेक्स्ट में हम चले जाएं। जब हम इलेक्शन से मैंडेट लेके वापस आए तो हमारी ख्वाहिश थी कि हमने कहा कि जी जो अक्सरियती मैंडेट जिसके पास है वो आए इलेक्शन में, और हमने इसमें जो आज़ाद उम्मीदवारों का टोला था, जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, उनको पहले ऑफ़र की कि आप लोग आ जाएं और ये पाकिस्तान की जो बाग दौड़ते वो संभालें और बग़ैर किसी शर्त के। चूँकि उन्होंने राय फरार अख्तियार करना था, इस तरफ आना नहीं था, या वो समझते थे कि जो पिछला टेनोर जिस तरीके से उन्होंने गुजारा उसका एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद था, उन्होंने हिम्मत नहीं की। हमारे पास फिर सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था, ये लास्ट ऑप्शन फिर यही था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करें और उनके साथ बैठ के इस मुल्क को इस आइनी बहरान की तरफ, इस सियासी बहरान की तरफ जो लेके जाया जा रहा था, एक बनाई फिर नून लीग के। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ गवर्नमेंट बनाई और उसमें फिर कुछ नुकात हमारे तय हुए थे। वो निकात में नंबर 1 देखें ये था कि हम हर कोई ऐसा कोई भी फ़ैसला हो जो पाकिस्तान में चारों सूबों पे या वफाक में, तो वो हम आपस में बाहमी मशावरत से लेंगे, जिसका फुकदान रहा। फिर उसके बाद बजट की तरफ जब आए तो बजट में भी हमारी ये ख्वाहिश थी, हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मुशावरत करेगी कि किस तरीके से इस बजट को, जैसे कि हम अपोजिशन में थे 2018 वाली गवर्नमेंट में, तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को लेके एक शेडो बजट तैयार करते थे, हम अपोजिशन में होते हुए भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साथ उसमें अपने ऑन बोर्ड रखते थे। तो हम चाह रहे थे कि ये जो बजट है इसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद हमसे कंसल्ट करे, कोई मशावरत करे, ताकि ये जो बोझ है इसका हम मिल के उठा रहे हैं तो उसमें फिर हम मशावरत भी मिल के होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा वो नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से ये वीट स्कैंडल जब आया और पंजाब में जो मैंने आपसे कहा जिन जिन नुकात में हमारी बात हुई, तो अब बहरहाल देर आए दुरुस्त है। अब उन्होंने ये कमिटमेंट कर ली है कि हम आपसे तमाम वो कमिटमेंट जो हमने आपके साथ की है उसके ऊपर हम आपके साथ एग्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ें जो हैं आगा साहब कोई आवाम को खुशखबरी तो देना। हम तो बड़े पुरुम्मीद थे कि कोई सैलरीड क्लास पर आप टैक्स कम करवा देंगे, कोई टैक्स बेस बढ़ाने की कोई बात कर रहे होंगे, तो वो क्या हुआ? फिर ये गंदम बहरान पर क्या फैसला हुआ और सैलाब ज़दगान पे क्या फैसला हुआ? मसूद भाई, इंशाल्लाह बजट पास होने से पहले ये मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों पर इनके साथ, चूँकि आप ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं वक्त से पहले चीज़ों को अनाउंस कर दूं, चूँकि ये दोनों साइड से एक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की कमेटी बनी हुई है और वो इस कंक्लूटिवली इन तमाम चीज़ों को अनाउंस करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। क्या ये वजह तो बता दें कि क्या वजह है कि नदीम अफजल चंद साहब ने और दीगर रफ़क़ा ने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये तो बता दिया कि तरक्याती फ़ंड्स पर मामला तय पा गया है, इंतज़ामी ओहदे भी नून लीग को इधर, पीपल्स पार्टी को उधर मिलेंगे, इस पर मामला तय पा गया है, लेकिन कोई बात नहीं की उन्होंने गंदम के स्कैंडल पर, सैलाब ज़दगान पर, यानी बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है ये भी नहीं बताया। मसूद रज़ा भाई, ये जो बातें इतनी ये भी देखें ना, वो बातें की गई हैं कि एग्री हुए हैं, कोई ये नहीं बताया कि हम इस तरीके से और इस तरीके से हम इतने फंड्स दे रहे हैं या इस डिस्ट्रिक्ट में हम इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी सिर्फ आपकी तशनीही के लिए थोड़ा सा नदीम अफजल चंद साहब ने और कुछ साथियों ने मीडिया की तसल्ली के लिए ये बातें की। ये एक प्रेस रिलीज दोनों बड़ी खबर है आगा साहब कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात मंजूर हो गए। वो पीपल्स पार्टी जो बजट के इजलास में शरीक नहीं हो रही थी, जिसने के अरकान को चेयरमैन ने कह दिया था कि आप वोट दें या ना दें, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, यानी अगर आप ना वोट दें तो हुकूमत जा सकती है। बहुत बड़ी खबर है कि सारे मुतालबात तस्लीम हो गए, तो वो क्या है इसकी कोई डिटेल नहीं।
देखें ये मैं आपसे नहीं देखें ना, बात फिर अगेन वही है। हम चाहते हैं कि हम किसी वक्त से पहले कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐसे ना अनाउंस करें। आपको प्रॉपरली जो कमेटीज़ हैं वो दोनों मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आपको ये एलामिया देंगे और ये सारी चीज़ें बताएंगी पाकिस्तान की आवाम को भी और मीडिया को भी। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टांस लिया और उसके बाद फिर एक फेस सेविंग ले ली, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, फेस सेविंग ले ली, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको और पाकिस्तान की आवाम को पूरा भरपूर अंदाज में ब्रीफ किया जाएगा कि ये इतने दिनों की अंतक मेहनत और ये जदोजहद का मेन मकसद और उसका समर क्या है। ठीक है, मगर ये बता दिया राना साहब ने कि टैक्स के मामले पर कोई जो है रियायत की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, तो वो नहीं होगा मामला। आगे बढ़ते हैं सर। देखें नहीं देखें जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टैक्स के मामलात पर देखें, हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है एक मुश्किल फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लेकिन ये सारी क्राइसिस सिर्फ एक ही तबके के लिए नहीं है ना कि जो टैक्स दे रहा है आप उसी को निचोड़ते जाएं। जो नॉन फाइलर है आप उनको लेके आए टैक्स, उसमें FBI को चाहिए कि अब अपने जो भरपूर इक़दाम कर दिए ना चेंज करें। ये नहीं है कि जो दे रहे हैं या तनख्वाहदार है आप उन्हीं को रगड़ते हैं, उन्हीं को जो है निचोड़ें, या आप जो है जो लोग अब पेंशन ले रहे हैं वो बेचारे जो है दरपदर हो। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आपको खुशखबरियां मिलेंगी, ऐसा नहीं है। चले मैं ओएस साहब के पास आने से पहले राना साहब एक बार आप भी बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं जी खुशखबरी मिलेगी, आप कह रहे हैं टैक्स के मामले पर तो कोई रू रियायत नहीं है, मामला तय पा चुके हैं सारे। ये देखें, मैंने कहा था ओवरऑल जो टारगेट है वो वहीं रहेगा, और अगर कोई उसमें कोई छोटी मोटी कोई फाइन ट्यूनिंग है वो तो वैसे भी एक असेंबली के अंदर जब लोगों की कमेंट्स आती हैं और रिकमेंडेशंस आती हैं तो उसमें से चीज़ें ज़रूर पिक की जाती हैं, लेकिन कोई मेजर कोई आपको चेंज नहीं नज़र आएगा। इशू ये है कि जो टैक्स नेट हम कहते हैं हमने बढ़ाना है, बिल्कुल हमने बढ़ाना है, टैक्स बेस भी बढ़ानी है, टैक्स एवेजन को भी कम करना है, उसके लिए डिजिटलाइजेशन का पूरा अमल जारी है, लेकिन उन मेजर्स को जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होते। वो अब ये जो मल्टीलैटरल जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं उनको करते, वो पॉलिसी मेजर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो फिर वो जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो फिर सही कह रहे हैं कि बदकिस्मती से जो आपका टैक्स का पोर्टफोलियो है वो फिर उसी पे ही होते हैं, और हमने उसको मिनिमाइज ऑलरेडी किया है। तो ये तो असल में मुज़ाकरात में तरक्याती फंड्स और इंतजामी ओहदों पर बातचीत फाइनल हुई है अभी तक। देखिए, ये बिल्कुल जो कमेटी है वो जब अनाउंस करेगी तो मेरे ख्याल से ये हकायक जो हैं वो डिटेल के अंदर सामने आ जाएंगे। चलें इंतजार करते हैं। जी आगा साहब फरमाएं। जी मैं भी यही चाह रहा था कि आप जो है मसूद भाई एक सीनियर एंकर हैं, आप हम दोनों ये जो तालिब इल्म में स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, हमें आप ना कह रहे इंशाल्लाह जिनका मैंडेट है जिनका मैंडेट है वो आपको बताएंगे। बस ठीक है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये फेस सेविंग वाला मामला तो नहीं है ना कि फंस गए थे तो चलो निकलना था, निकलने के लिए गए, सारे मुतालबा तस्लीम हो गए, भाई हमें क्या मिला, हमें तो पता चलना चाहिए ना। चले उसका इंतजार कर लेते हैं। अहमद ओवैस साहब, सर ये मामला तो तय पा गया, बजट में अब पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह वोट करेगी, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ लामोहला वोट करेगी, तो अब ये मामला तय पा गया, तो ये तो इत्मीनान की बात हो गई कि एक मसला हल हो गया। फिर अगला सवाल आपसे मैं करता हूँ, इस पर क्या कहेंगे आप? जी अगला सवाल, क्या सवाल कर रहे हैं फिर आप? तो ये वाला इस पर इत्मीनान हो गया ना कि अब पार्लियामेंट में जो है वो ये हुकूमत चलनी है? नहीं, इत्मीनान तो नहीं है नहीं, मैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। देखिए बात ये है, ये तो सारी चीज़ें इस वक्त जो है ना, जितनी बातचीत हुई है, जो डिस्कशन हुई है, ये सारी हवा में है। कोई चीज़ लिखत पढ़त में नहीं है, कोई चीज़ जो है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई जॉइंट कम्युनिटी के सामने नहीं आया, कोई ऐसा इलामिया सामने नहीं आया जो इन्होंने जहाँ पे पब्लिकली कोई कमिटमेंट हो। ये अंदर बैठ के अपने क्लोज टू चेस्ट बैठ के, अगर कोई दो आदमियों ने या दो से ज़्यादा दोनों पार्टीज़ के लोगों ने बैठ के कोई चीज़ आपस में तय की है, क्या की है उसकी कोई डिटेल नहीं है। तो सर ये और दूसरी बात सबसे अहम जो है, जी ये एक बात तो सुन लीजिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए ये जो अंदाज है, ये ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ अपने आप को ही समझते हैं कि हम लोग स्टेक होल्डर हैं,
जो कोलिशन गवर्नमेंट है दे आर द स्टेक होल्डर्स, या जो पार्टियां हैं ये स्टेक होल्डर हैं, ये नहीं ख्याल करते कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम असल में स्टेक होल्डर है। जो उनसे बीत रही है उसके मुतालिक नहीं सोचा जाता। अगर सोचा जाता हो तो उनके लिए आपको ये पता होना चाहिए 55% हमारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है इस वक्त जी। और मैं आपको चंद अल्फाज में ये बताऊंगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या लाइफ है। उनके लिए कोई शेल्टर नहीं रहने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, उनके पास इतना कपड़ा नहीं है कि अपना पूरा जिस्म ढांक सके, उनके किसी बच्चे ने किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की शक्ल नहीं देखी, और किसी फैमिली ने किसी हॉस्पिटल की और किसी डिस्पेंसरी की ज्वाइंट शक्ल नहीं कम्युनिटी देखी। आएगा ना, ये लाइफ है तो बिलो पता पॉवर्टी चल जाएगा पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ा कहाँ आएगा। हल किया है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, आप मार्के की तरफ ना जाएं। आप बताएं कि इस मार्का से पहले जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें इन 55% के मतलब क्या क्या है, उन्होंने कुछ कहा है ना, इनके मतलब कुछ कहा है। वो तो बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ लोग मजीद खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। नहीं जी सुनिए, और जाएंगे ना, तो फिर क्या कर रहे हैं आप। और दूसरी तरफ जो लोग यहाँ से पैसा ड्रेन आउट करके बाहर ले गए और जाके दुबई में और मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना के एसेट बना लिए, उनके मतलब क्या किया। ये सिर्फ 2 लोग नहीं है, बहुत बड़ी फहरिस्त है दुबई लीग्स की। आप दुरुस्त कह रही, इस पर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। बहरहाल ये जो मुआहदे होते हैं ना अहमद ओई साहब, एक मुआहदा हुआ था MQM के साथ जिसमें एक गारंटर जो है वो फजलुर रहमान साहब भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे, और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। इसी तरह का एक मुआहदा हुआ था जमात इस्लामी के साथ। ये मुआहदे रह गए। फिर पीपल्स पार्टी खुद भी कह रही है कि उनसे जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अभी जो मुआहदा हुआ होगा उस पर अमल दरामद क्या होगा, कैसे होगा, वो फिर मैं राना साहब से पूछूंगा। ये आप लोगों को यही तो एतराज़ क्यों है, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? ये तो आप देख रहे हैं हमारे जवान जो हैं आए दिन शहीद हो रहे हैं, तो मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। मैं बताता हूँ जी। सवाल ये है कि इसको तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये जब मिलिट्री ऑपरेशन वाला ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये कोई एक आम बात नहीं होती है कि आपने अपने मुल्क में कहीं किसी जगह के ऊपर एक ख़ास सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अनलेस कि ये मैटर डिबेट हो और पार्लियामेंट में इसकी अप्रूवल हो, फिर आप आगे चल सकते हैं। ये कोई छोटा सा इशू है आपके ख्याल में कि 1-2 आदमियों ने बैठ के फैसला किया और आपने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, और उसका कहाँ से, उसके एक्सटेंट क्या है, लिमिट्स क्या हैं उसके। ये बात जो है यही उन्होंने कही। आपने गौहर का सुना होगा, आपने अली गौहर ने क्या कहा है, उसने भी इतनी बात ही की है। वो उसने अपोज करने का रीज़न दिया है कि ये पार्लियामेंट में आप डिबेट तो करते हैं, लेके तो आते आप। आता तारर साहब ने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग तालिबान की सपोर्ट करते हैं, अच्छे बुरे तालिबान की बात करते हैं, तो आप लोग ये इल्ज़ामात छोड़ें। ये ज़ुबानी इल्ज़ामात से तो क्या होगा कि आप ऐसे बैठ के ये लॉफ्टी स्टेटमेंट दे देना कोई अजीब सी बात है। ये कोई पार्लियामेंटेरियन वे है ऑफ डिस्कशन। आप इतना बड़ा वहाँ लेके आते इशू और कहते कि जी ये रीज़न है, वहाँ पे इस बात को बेशक अब वो बंद कमरे का इजलास करें, बताएं वहाँ पर। तो एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो वहाँ मौजूद थे ना, वहाँ उन्होंने एतराज़ात नहीं किया। अगर होते रहे वो अकेला नहीं, कायमा कमेटी जो है वो पार्लियामेंट नहीं है। डोंट थिंक कि वो पार्लियामेंट है। एपेक्स कमेटी वो पार्लियामेंट तो नहीं है ना। ये मैटर तो देखें, ये कोई कमेटी होगी, वो पार्लियामेंट तो नहीं है। ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए था, उसके बाद एपेक्स कमेटी के फैसले जो है उसके बाद मैटर वहां पे आता। ये तरीकेकार गलत है। नहीं तो एपेक्स कमेटी तो आप लोगों ने बनाई थी, आपके दौर में एपेक्स कमेटी में ही फैसले होते थे। ये तरीकेकार बनाया किसने बनाई हो अवैध साहब? मैं सवाल ये है कि ये तरीकेकार जो है ये पार्लियामेंट का तरीकेकार ये है ही नहीं। पार्लियामेंट में ये मैटर जो मिलिट्री ऑपरेशन जैसे बड़े इशू जो होते हैं ये पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन होती है, फिर कमेटियां बनती हैं और फिर आगे मैटर चलते हैं। अच्छा, ये तो जो नहीं बात है कि आप वहां बगैर डिस्कशन के कमेटी के फैसले वो लाएंगे। वो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे पार्लियामेंट में लेकर। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा आएंगे तो देखेंगे। तो आपने उससे पहले आपकी भी बस यही शर्त है ना, यकसर मुस्तरद तो नहीं किया ना आपने, फिर मान लें इस बात को। हम तो इसी बेस पे कर रहे हैं। देखिए मुस्तरद की बात यह है कि ये अभी तक तो जो मिलिट्री ऑपरेशन जो है आपको पता है कि ये पिछले
5-7 साल में, बल्कि पिछले 10 साल में आप देखें कितने मिलिट्री ऑपरेशनों में हैं इस इलाके में, नॉर्दर्न एरिया के अंदर कितने मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, और उन मिलिट्री ऑपरेशन का क्या रिजल्ट मिला आखिरकार? रिजल्ट जो है नेगेटिव है। सर आम तो आया ना, देखिए कराची में आम ना आया। देखिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जी जी जी, देखिए ना, एक बात सुनिए मेरी। एक सिचुएशन पहले क्रिएट करते हैं, जब उसके हालात से खराब होते हैं फिर आप कहते हैं हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। अच्छा, आपने बैठे बिठाए केयर टेकर सेटअप में कौन अफगानियों को निकाल दिया। ये आगा साहब पूछ रहे हैं, यही तो बताने लगा हूं। हाँ। आपने केयर टेकर सेटअप के अंदर आपने अफगानियों को बाहर निकाल दिया आउट ऑफ ब्लू, नो वेयर। जब वो निकाल दिया तो वो रिटेलिएट किया उन्होंने, अब आप ऑपरेशन की तरफ चल पड़े हैं। सवाल ये है कि ये सिचुएशन को पहले देखें कि क्या उनका मैंडेट था उनको निकालने का। ठीक है, आपकी बात पर आपने ये राना साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, आगा रफीउल्लाह साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अहमद ओवैस साहब की और उनकी पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर देखते हैं राना साहब और जनाब आगा साहब क्या गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है जिसका फैसला किया गया है तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट होनी चाहिए और कंसेंसस के साथ होनी चाहिए और भरपूर तमाम पार्टियों की सपोर्ट होनी चाहिए। इसी तरह जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो कामयाब होते हैं। माजी में बारहा ये बताया गया कि मिलिट्री ऑपरेशन तो 20% होता है, 80% वो सपोर्ट होती है जो सियासी तौर पर और अवामी तौर पर उस ऑपरेशन को हासिल होती है। तो उसका फुकदान इस तरह से नज़र आ रहा है कि अभी अहमद ओवैस साहब की गुफ्तगू हुई, फिर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, आज उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत वो नहीं करते। खुर्शीद शाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को किसी खातिर में नहीं लाते, ये पार्लियामेंट फिर है किस लिए? ऑपरेशंस बहुत हो रहे हैं, पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? और उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर साहब जो उन्हें मिलने का वक्त भी नहीं दे रहे, तो उनको कुछ सुना नहीं जा रहा। तो राना साहब, ऑपरेशन करें, बिल्कुल होना चाहिए अगर ज़रूरत है इसकी, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए जिसके लिए आज मुख्तलिफ रहनुमा, गौहर खान हो, असद कैसर हों, अभी अहमद ओवैस साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें एतबार नहीं है, पहले गुफ्तगू करें पार्लियामेंट में लाकर। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि एपेक्स कमेटी किसको कहते हैं? एपेक्स कमेटी में चारों सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, उनके जो हेड्स हैं वो मौजूद हैं। और वो हेड्स कौन हैं? उनको पार्लियामेंट नहीं इलेक्ट किया है ना हेड्स, पार्लियामेंट की मेजॉरिटी वो इंजॉय करते हैं, तो वो हेड कर रहे हैं KPK की हुकूमत, बलूचिस्तान की, पंजाब की या सिंध की हुकूमत जो है, फिर आपकी वफाकी गवर्नमेंट जो है उसके सरबराह बैठे हुए हैं। तो एपेक्स कमेटी के अंदर पूरा सूबों का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उन जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू आता है जो कैबिनेट की मेंबर्स हैं, और वहाँ फिर जो है एक फ़ैसला हुआ है। बिल्कुल पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुए, तो ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुए और वो हमारी दौर में हुए थे, हमें PMLN ने किए थे, और उसके बाद अब ज़रब-ए-अज़्ब था, रद्दुल फसाद था, और पाकिस्तान में नो गो एरियाज बने हुए थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स ऐसी थी मौजूद जहां आप जा नहीं सकते थे, कदम नहीं रख सकते थे। और आप नंबर देख लें कि जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स कामयाब ऑपरेशन था, बिल्कुल हुआ। और आप देखें कि उस वक्त जो वो नो गो एरियाज थे वो ख़त्म हो गए। जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो 2500-2600 पे थे सालाना, वो गिर के 200-300 से नीचे आ गए। तो बिल्कुल उनसे बेनिफिट हुआ है। लेकिन नहीं, जो जमात, ये मसला नहीं है, मसला ये है कि जब ये मैंने नहीं, मैं आपको 2 पॉइंट और रेज करना चाहता हूँ। जी। ये इन्होंने मसला रेज किया ना, इन्होंने रेज किया कि कौन से कामयाब हुए। ये तो वो जमात है जिसने TTP को वो वक्त दिया कि वो मुतहरिक हो, कहा कि हम इनसे निगोशिएट करेंगे, और उन्होंने रीऑर्गेनाइज अपने आप को कर लिया और वो हमलावर हो रहे। ये वो जमात है जो पिछले 11-12 सालों से KPK के अंदर मुसल्लत है और 1% एडिशनल पैसे लेती है काउंटर टेररिज्म डेवलपमेंट के लिए। 500 अरब ले जा चुकी है। और वहाँ CTD का हाल जो है वो इतना बेहाल है, उसको केयर टेकर सेटअप और PDM के सेटअप के अंदर जो है उसको मुतहरिक किया जा रहा है। और इस वक्त मुतहरिक किया जा रहा है कि CTD का जो रोल है काउंटर टेररिज्म का वो अच्छे तरीके से अदा करे। और इनके जो 11 सालों की परफॉर्मेंस है वो मनफी है। और वो जो पैसा 500 अरब जो इनको मिला काउंटर टेररिज्म के लिए, वो इन्होंने पता नहीं कहाँ गबन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये कहते हैं कि एक मुल्क के अंदर
अंदर दोबारा से इनके दौर के अंदर वो वेव दोबारा से आना शुरू हुई टेररिज्म के ऊपर, जिसका इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अगर एक हुकूमत जो है एपिक्स कमेटी के अंदर, मैं फिर रिपीट करूंगा, जिसके अंदर सारी हुकूमतें शामिल हैं, सारी रिप्रेजेंटेशन है, वो मौजूद है, वो वहां अपना, अगर उनको नहीं पसंद वो कहे हम इसके साथ नहीं खड़े, हम इसका साथ नहीं देंगे, लेकिन आप हर चीज को सियासत की नजर कर दें। इस मुल्क में आपने इस्तेहकाम लाने देना है या नहीं लाने देना? अगर हमने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, रोज हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, वो अपनी खून की बाजी जो है लगा रहे हैं और ये उस पर सियासत कर रहे हैं। यानी कि हमने पाकिस्तान, हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि इस मुल्क के अंदर हमने पीस कायम करना है। इस मुल्क में पीस कायम होएगा तो इसकी मईशत आगे बढ़ेगी। तो ये वो रास्ता है जो इस हुकूमत ने अपनाया, और बिल्कुल हम पॉलिटिकल कंसेंसस भी करेंगे, लेकिन आप इनका तौर तरीका देख लें, ये पॉलिटिकल कंसेंसस तो छोड़ें, ये तो वो जमात है जो IMF को कहती है कि इसको मुल्क को कर्जा ना दो, डिफॉल्ट होने दो। तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये जो है ये पॉलिटिकल कंसेंसस, ये तो जब वो उन बच्चों को शहीद किया गया एक बेदर्दी और बेरहमी के साथ, उसके बाद ये बैठे थे, उससे पहले तो ये बैठे एपेक्स कमेटी बनी, इनको तो इस तरह के वाकयात चाहिए। जी जी जी, उसके बाद ही एपेक्स कमेटियां बनी थी। आगा साहब ये इंतहा पसंदी का खात्मा भी इस ऑपरेशन का मकसद है, तो इंतहा पसंदी का खात्मा बंदूक से कैसे हो सकता है? ये बात ज़रा आप मुझे समझाएं कि बंदूक से कैसे इंतहा पसंदी का खात्मा होगा? इंतहा पसंदी का खात्मा तो होता है गुर्बत के खात्मे के साथ, इंसाफ की फराहमी के साथ, तालीम के फ़रोग़ के साथ, हुकूक़ के मिलने के साथ। तो ये कैसे मुमकिन होगा? और बजाय इसके कितनी बुरी जमात हो आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ, लेकिन उसका एक वोट बैंक है, उसको मुतमईन किए बगैर अगर कोई ऑपरेशन होगा तो अवामी सपोर्ट और सियासी सपोर्ट उससे कैसे हासिल होगी? मसूद रज़ा भाई, अभी आपने थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। पहली बात तो ये कि मैं आपसे एक चीज़ पे, मैं आप मीडिया के दोस्तों को चाहूँगा कि आप मेहरबानी करें, मेरे जो मोहतरम ऑनरेबल भाई है अहमद अवैस साहब, इनको इस तमाम इश्यूज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ मजबूरी है कि PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इन्होंने भी TV पे बैठ के ये बात करनी है कि हमने इसकी मुखालफत करनी है। अब मैं क्या करूँ? लॉजिक इनके पास कोई नहीं है। एक जुमला कह लेने दें, आप ही के पास टाइम है, आप ही से बात कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि अभी वो पिछले वाले मामले पर जब बात कर रहा था तो आपके पास मालूमात नहीं है, राना साहब के पास मालूमात नहीं है, नहीं देखें, तो ये ओवरऑल मसला है तमाम जमातों का। मैं देखे ना, ये एक ऐसा, मैं आपको रेफरेंस के साथ चीज़ें बताऊंगा जी। मेरी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी दोस्तों से बात हुई। मैंने बोला उनको कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इनकार क्यों कर रहे हैं इस ऑपरेशन का? तो आपको मज़े की बात बताऊं, उन्होंने बोला कि हमें ऑपरेशन पे एतराज़ नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं, मादनियात और इन चीज़ों के ऊपर इस ऑपरेशन की आड़ में कहीं कब्जा ना हो। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, देखें ये ऑपरेशन कहाँ पर होगा, खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पूरे मुल्क में होगा। पूरे मुल्क में, यस बिल्कुल 100%। लेकिन देखें यहाँ पर इस टाइम सदाएं कहाँ से उठ रही है, मुखालफत कहाँ से उठ रही है? हाँ। वो खैबर पख्तूनख्वा से उठ रही है, और खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। वो उन्होंने, आप देखें ना, जब एक चीफ मिनिस्टर साहब अपने ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात ठोक सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गैर ज़रूरी बातें कर सकते हैं, उस टाइम इखलाकी जुर्रत पैदा करनी चाहिए थी उनको कि जी हमारे ये इन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो किस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो ये कि हमारे मादनियात, हमारे माइंस, हमारे जो है जो इनके कोयलों के या वो आपसे गुफ्तगू की होगी आगा साहब, लेकिन मामला ये है कि जिस तरह आप लोग जाकर अपनी क़यादत से बात करने के बाद कोई मौक़िफ़ लेते हैं, तो वहाँ पर भी ये मार्जिन दें कि उन्होंने भी बात सुनी, फिर अपनी क़यादत तक पहुँचाई और वहाँ से नहीं, वहाँ पर तो देखें ना, वहाँ पर तो देखें ना, मसला ये है कि उमर अयूब साहब अकेले में बोलते हैं कि यार मुझे टाइम दो, अपने गौर साहब कहते हैं कि मुझे टाइम दो, हमारे और जो कुलीग्स दोस्त हैं PTI के, वो कि हम तो खुद पार्लियामेंट कंफ्यूज है कि इनमें से अब कौन बोलेगा और कौन रहनुमाई करेगा इनकी और कौन इनकी नुमाइंदगी करेगा। तो इस कंफ्यूजन को आप लोग खत्म कीजिए ना, यहाँ पर मसला खत्म कीजिए ना। इनकी क़यादत जेलों में है,
हम तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। हम तो उनको कहते हैं कि भाई खुदारा आप लोग डायलॉग के ऊपर आए, पार्लियामेंट के अंदर कोई एक दिन ऐसा बताएं जिस दिन इनकी तरफ से गाली ना हो। एक दिन, मतलब आज के दिन भी गालियां सुनने को मिली है जिस पर इन्होंने माफी मांगी है, कल भी इन्होंने गालियां दी थी, उन्होंने माफी मांगी है। अब मसला ये कि ये पार्लियामेंट में जब आप इस पार्लियामेंट में गालम गलोच करेंगे तो उसमें इस किस्म की बातें कौन लेके आएगा? अच्छा अगर साहब, ये ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं जाएगा, ये क्लियरिटी मौजूद है? रजा भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मसूद रजा भाई हम इनके साथ खड़े होंगे। मेरी रिक्वेस्ट सुने, इनको चाहिए कि ये एपेक्स कमेटी शुरू कब से हुई, इसकी बुनियाद किसने रखी, और ये जो प्रैक्टिस आज हो रही है, इस प्रैक्टिस की बेस ये किसने शुरू की थी? जी, इमरान खान साहब इसका हिस्सा बने थे, लेकिन ये एपेक्स कमेटी इमरान खान साहब के दौर में एग्जैक्टली इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद कायम हुई और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी। और फिर कंटिन्यूएशन रही और वो चलती रही। तो ये कभी कभार आपको बड़े एतराज़ात होते थे सिंध में, याद दिलाता हूँ एपेक्स कमेटी के ऊपर। मैं आपको कुछ चीज़ों की याददाश्त दिलाता हूँ कि ये इमरान खान साहब यही एपेक्स कमेटी में फैसले करते थे और हम चीखते थे कि पार्लियामेंट में लेके आए। अभी भी हम इस हक में है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट में ही बात होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट में मेरा किरदार ये हो कि मैं गालियां दूं, पार्लियामेंट में मेरा किरदार ये हो कि 804, 320, 420, 508 ये इनसे बोलता रहूं, पार्लियामेंट में मैं खड़े होकर अपने केसेस की बात करूं, मुझे तो चाहिए कि वहां पर बैठ के मैं बात करूं कि जी बजट गलत है, इस फिगर के जी आपकी इस तवक्को पे मैं अहमद ओवैस साहब से करता हूं, लेकिन राना साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राना साहब, ऐसा माहौल बनाने के लिए लगता यह है कि ऑपोजिशन और हुकूमत, आप रुके हुए हैं 9 मई पर और वो रुके हुए हैं 9 फरवरी पर, तो मुल्क के मसाइल की ये गुत्थी जो है ये कहाँ से सुलझेगी? ये 9 मई से सुलझेगी या 9 फरवरी से सुलझेगी? 8 फरवरी? नहीं, देखें बात ये नहीं, जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये 2018 से रुकी हुई है, जब से ये हुकूमत में आए। और उसके बाद जब इन्होंने यहाँ 2018 से जब ये हुकूमत में आए और इनका एजेंडा ये था कि हमने ऑपोजिशन का रगड़ा निकाल देना है, और इनका 10 साल का रहने का एजेंडा था, और ना ये अपने कोalition पार्टनर से बात करते थे। और ये तब से रुकी हुई है जब से खान साहब सियासत में आए हैं, इस नैरेटिव के साथ कि मैं नेक हूँ और बाकी सारे जो हैं वो गुनाहगार हैं और इनके साथ हम बातचीत नहीं कर सकते। तब से ये पाकिस्तान में मसला, उससे पहले ये मसला इतना संगीन नहीं था। तो ये इसका जो प्रॉब्लम वही है कि अब इनको वो एक लाइन टो कर रहे हैं कि देखिए बिल्कुल पार्लियामेंट में ये डिस्कस होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन इसको आप आउटराइट कहें कि ये हमने होने नहीं देना, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये फैलाना चाहते हैं। और इनके ये इतने गैर जिम्मेदाराना बयान हैं कि आप देखें कि एक ऑपरेशन करने हम जा रहे हैं क्योंकि इस मुल्क में रोज़ शहादतें हो रही हैं, रोज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। बता दें और वो देखिए तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाए कि ये ऑपरेशन किसी सूरत तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई ये तो इतनी कोई, मैं समझता हूँ ये भी प्रोपेगेंडा है, ऐसा ये तासुर देना भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये एक इस मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ये उसके खिलाफ है, ठीक है, और किसी चीज के भी खिलाफ। जी अहमद ओवैस साहब, जो रोज हमारे एतराज नहीं होना चाहिए भाई, ये पार्लियामेंट में भी ला रहे हैं, एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने भी ये सुन लिया, फिर आप लोग इतना शदीद। अच्छा चलें, आप मौक़िफ़ इख्तियार भी कर लें। आप ये भी तो देखें कि जो आप मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं उस पर होता क्या है। एहतजाज की आप कोशिश करते हैं, आप एहतजाज नहीं कर पाते। आप कहते हैं कि बजट इजलास नहीं होने देंगे, बजट इजलास भी होता है। आप कहते हैं बजट पास नहीं करने देंगे, बजट पास भी हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन हम नहीं मानेंगे, ऑपरेशन भी होगा। तो बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट में जब वो कह रहे हैं ले आएंगे तो बात कर ली जाए? जी देखिए, बहुत पहले ही मैंने आपसे बात के मुतालिक तो कहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज ये बैठ के जो बड़ा सरमन दे रहे हैं राना साहब भी और आगा साहब भी कि जनाब पार्लियामेंट यूँ है और पार्लियामेंटेरियन हम यूँ हैं और वहाँ पे यूँ होना चाहिए। कभी अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आप पार्लियामेंटेरियन जो बन के वहाँ बैठे हुए हैं, जो आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स बन के बैठे हुए हैं, वो कैसे आए हैं? कभी ये देखा है किसी ने? कभी दुनिया की पार्लियामेंट में ऐसा हुआ है कि फॉल्स
झूठे मैंडेट के ऊपर झूठा ओथ लेके आप आके बैठे हुए और आप पार्लियामेंट की बात करते हैं। 2018 में नहीं, हुआ। अवैध पार्लियामेंट की बात करते हो, क्या बात कर रहे हैं? अवैध साहब एक मिनट, ये बात अवैध नहीं साहब है, यहाँ छोड़ें पर आप। आप, अवैध साहब आप देखिए गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप- मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मैंडेट के साथ आया हूँ, अपनी अवाम की मैंडेट के साथ आया हूँ, और अगर आपका आप आए दिल होंगे। करता है तो मैं इस्तीफा आए देता हूँ, आप आए दोबारा मुकाबला आपके- करते हैं। आए होंगे। नहीं, आगा साहब को तो जेन्युइन मैंडेट है, आके मैं उनका हल्का बड़ा मजबूत मैं है। इनकी बात नहीं कर रहा, मैं सुनिए मेरी, मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जो जिस तरीके से वहाँ पे जो कुछ होता है, मैं आपके सामने जो बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सवाल ये है कि जब तक हम बातों के ऊपर, आप यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन की बात हुई है, हमें देखिए, आप कभी जरा पीछे चले जाएं। अभी देखिए, रोज़ाना हमारी शहादतें हो रही हैं, रोज़ाना जवान ऑफिसर जो हैं कहीं न किसी एक एनकाउंटर में अचानक उनके ऊपर एम्बुश होता है, वो शहीद होते हैं उनके, और उसके बाद ये मामला जो है रोज़ाना, ये डेली का आजकल अफेयर है। लेकिन ये आप मुझे बताइए, केयर टेकर गवर्नमेंट के अनवार काकड़ के जिससे जब उसने ऑर्डर करके अफ़गानियों को निकाल दिया, उससे पीछे चले जाएं 4 साल 5 साल, उस अरसे में आपके कितने एनकाउंटर हुए, कितने एम्बुश हुए, कितने टेररिस्ट अटैक हुए, और इस पीरियड में कितने हुए, इनको यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये सिचुएशन जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अपनी कम अकली के बायस केयरटेकर ठीक है, अगवानियों को निकालने से पहले कुछ टाइम दे देना चाहिए था। अवैध भाई ये देखें, अवैध भाई ये गलत बात है, ये गलत सोच है। रियासत अपने रेट कायम करने के लिए किसी दूसरे मुल्क के शहरियों के मतलब ब्लैकमेलिंग में आ जाए, व्हाई नॉट, क्यों ना निकले मेरे मुल्क से बाहर, कोई भी हो, वो कोई भी हो, लेकिन अगर इस शर्त पर वो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे कि हम उनको गैर कानूनी तारीख वतन को निकालेंगे, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। अवैध भाई क्यों बिठाया? नहीं, वो जब देख सुनिए ना, जब वो आके बैठे थे वो काबिल कबूल था, हमें वो भी नहीं होना चाहिए। वो था, बहुत गलतियां हुई, लेकिन उसको सुधारने के लिए वैसा आप ठीक कह रहे, कुछ टाइम दे देना चाहिए था, लेकिन वहां से जो रवैया था वो भी तो देखिए ना, कि निकालने कि हम वाहिद मुल्क थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे खिलाफ हर तरह का इकदाम कर रहे थे। मेरे हमारे खिलाफ वो नहीं थे। मेरी बात सुनिए जरा। वो लोग जो वहां से आपने निकाले, आप अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कहिए कि आपके सामने वो डिटेल ला के किसी स्पेशल प्रोग्राम में रख दें कि उन लोगों में से कितने लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। कोई भी नहीं, वो बिल्कुल मिनिमल जॉब करते थे, चौकीदार। मगर वैसा गैर कानूनी तौर पर कोई किसी भी मुल्क के शहरी, भाई जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहा है, हम किसी मुल्क में रह सकते हैं बगैर कागजात के? नहीं रह सकते। वो गैर कानूनी तो नहीं रह रहे थे ना, आपने उनको इजाजत दी हुई थी तो रह रहे थे। वो वैसा जिनके पास डॉक्यूमेंट थे वो आज भी रह रहे हैं। इजाजत दी थी, पूरे मुल्क में फैलने की इजाजत। मेरा कहने का मकसद ये है, अवैध साहब खुदा के लिए सियासत में रहकर इतनी गलत ट्रैक पे ना जाएं। हमने उनको कैंपों में रखा था, पूरे पाकिस्तान में फैलने के लिए नहीं कहा था। मेरी बात सुने, तो ये हमारी गलती थी, जिसकी मेहरबानी होगी आपकी। उनको अगर वो फैले या कुछ किया, उनका मैं कहने का मकसद ये है कि आपको जब वो आए थे निकालने का भी तरीक़ेकार होता है, किसी प्रॉपर तरीके से एक परमानेंट गवर्नमेंट आके ये काम करती। आप आ गए थे ना, आप ये काम करते, सिचुएशन और होती। वो काकड़ साहब ने एक तरफ जहाज लेके नेशनल एक्सचेकर के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, एक तरफ ये एक नई मुसीबत डाल दी कौम के लिए बगैर सोचे समझे। तीसरी मुसीबत गंदम की डाल दी उन्होंने, अरबों रुपए जो है वो इधर से उधर हो गए। नहीं, मगर ये इस बात का जवाब तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमारे जवान आए दिन शहीद किए जा रहे हैं, रजा भाई, अवाम पर कोई निशाना बनाया जा रहा है, कोई ऑपरेशन ना किया जाए, क्योंकि काकड़ साहब ने फैसला किया था जिस पर तहरीक इंसाफ को एतराज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसा मौकफ ना दें जिससे पाकिस्तान की और हम सब की बदनामी का बायस बन रहे हैं। आपका स्टेटमेंट खुदा की कसम बदनामी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, तकलीफ देने वाला स्टेटमेंट है। मेरी बात सुनिए, नहीं हजूरे वाला, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये अब तो हमारी इस वक्त जाहिर है, हम मजबूरी के हाथों अब जो ये कुछ कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि हमारे जवान, हमारे ऑफिसर आए दिन जो है एम्बुश होते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, तो इसलिए हमारी ये मजबूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये नाकबद अंदेशी से काम हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, उसका रेपरकशन है जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं। सही तरीके से होता, बाजी में जो हो गया वो हो गया, अब आगे कैसे बढ़ना है। और ये मैं बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ
कि अगर आपने ऐसा कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए ग्रैंड कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है, आवाम की सपोर्ट होनी चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत क्या करेगी? राना साहब से पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। सियासत में इश्यूज़ के ऊपर जमातें पॉलिटिकल बार्गेनिंग करती हैं और तहरीक इंसाफ मुसलसल इसकी कोशिशें कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। राना एहसान अफजल साहब, इस मामले पर भी अगर वो हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको एंटरटेन नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते या उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से क्या कोई बड़ा ऑपरेशन जिसका मकसद बहुत वाज़ेह हो कि मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, मईशत को फ़रोग़ देना है, वो किया जा सकता है? आप समझते हैं कि मुमकिन होगा ऐसा? देखें, बिल्कुल, जब इसके हदो हाल हम बयान करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम है ये क्यों हम कर रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ इस मुल्क में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स भी हैं जो आपको यहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको टारगेट करते हैं कि ये सीपेक को सैबोटाज किया जाए, इस मुल्क में FDI ना आए, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए, और वो ये टारगेट कर रहे हैं और वो क्रॉस बॉर्डर भी हैं। मगर इसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ को राम किया जाए और उसके लिए उनको जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए जिसका वो शिकवा कर रहे हैं, जो नहीं मिल रही उन्हें, वो उनको मिले। आपके अगर नहीं मिलती है तो फिर मसाइल तो रहेंगे। डिफेंस मिनिस्टर हैं जी, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे और वहाँ डिबेट हो जाएगी और लोगों के पास हकायक आ जाएंगे, हमारे ये जो ऑपरेशन है इसके करने की वजह क्या है वो सामने आ जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हम पाकिस्तान में बहुत अब छोटे ऐसे एरियाज़ हैं जो नोगो एरियाज़ हैं, वहाँ ऑपरेशन होगा तो कोई इतना कोई मैस लेवल पे कोई डिस्प्लेसमेंट और ये कुछ नहीं होने जा रहा। दूसरा इसमें डिप्लोमेसी भी है। मगर सर ये पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन होना है, आजकल पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन होना है और ये सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंदी के खिलाफ भी होना है। तो इसका जो कैनवस है बहुत ब्रॉड कैनवस हो जाता है, तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात बनते हैं और आप समझते हैं और आप बहुत बेहतर समझते हैं। राना साहब, बड़ी मासूमियत से आप जो दूसरी तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं, बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं उनकी क़यादत जेल में है, वो उसकी रिहाई चाहती हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी सख्तियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिले, जो उनको नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा तो मसाइल रहेंगे। ऐसा है या नहीं है? नहीं देखें, नहीं देखें, आप अब इसको बिल्कुल भी आप इस ऑपरेशन के साथ आप PTI को नहीं जोड़ सकते। PTI का जो मसला है वो 9 मई के हवाले से है, वो उसी पराये में उसको वो आप उस चीज़ को क्लोज कर दें। नहीं, अब उनका मसला 9 फरवरी से उसकी प्लानिंग 8 और 9 फरवरी के हवाले से है। नहीं देखें, वो तो हमारा मसला 2018 8 और 9 फरवरी पे बात कर लें यार। तो क्या नहीं हमारा मसला 2018 का सबसे धांधली ज़दा शुदा इलेक्शन था। इनको इस प्रोजेक्ट PTI को लॉन्च किया गया तो क्या हमने मिसाके मईशत के ऊपर बात नहीं की, जिसके ऊपर ये मुकर गए बात करने से जब ये हुकूमत में थे? क्या हम कोरोना के टेबल पे नहीं बैठे थे? क्या हमने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में नहीं हम जाते थे जहां ये नहीं आते थे क्या हाथी मिलाना? तो ये 9 फरवरी का जो ये मसला इनके जहनों के अंदर है उसका हल अदालतों में है। उसका ये मतलब नहीं है कि ये मुल्क को चलने नहीं देंगे। हमारा भी 2018 में यही इसी तरह का मसला था, तो क्या हमने मुल्क को बंद कर दिया था? या असेंबली को नहीं चलने दिया था? सब कुछ हमने चल रहा था। टर्मिनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस का आप ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि वो लगाए जाएंगे। हुकूमत ने अपना कंट्रोल बढ़ा लिया, अपनी इलेक्शन कमीशन ने जो उनको कबूल भी कर लिया। तो ये इस तरह के इक़दाम जो आप कर रहे हैं, चलिए आगा साहब कहां से आगे बढ़ेंगे? अगर हम ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, अगर हम ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, मैं आपको एक बात जो ECP है वो रिटायर्ड जजेस लगाएगा, तो क्या वो हम लगाएंगे रिटायर्ड जजेस? ECP तो आजाद अदारा है। सर जजेस तो मौजूद थे ना, हाजिर सर्विस जजेस भी मौजूद थे, उनको कोई मसला नहीं था, वो आ रहे थे, फिर आपने ये इक़दाम किए। तो बहरहाल 2, 3, 4, 5 इससे तो आप सिर्फ ECP को आप ECP को आप ऑथराइज कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट अदारा है, वो अपना काम करेगा। स्ट्रेंथन होगी। जी आगा साहब भाई बात ये आगा साहब, एपेक्स कमेटियों में आपको शदीद एतराज़ात हुआ करते थे,
वजीर आला साहब जो कहते थे कि बताओ स्टीयरिंग पे कौन है, मैं हूँ या कोई और है। फिर आपने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया था कि जी हम रेंजर्स को अलाउ नहीं करेंगे, और फिर वो बड़ा मसला बना था। तो आपके बड़े शदीद इख्तिलाफात रहे। आप कह रहे हैं कि आज जो एपेक्स कमेटी में हो रहा है ठीक हो रहा है, कल जो एपेक्स कमेटी में हो रहा था वो गलत हो रहा था। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ना वैसे मसूद रजा भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, उस टाइम हमारा चीफ मिनिस्टर कहता था और ओपनली वहां बैठ के कहता था, आंखों में आंखें डाल के कहता था कि जी ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसा नहीं है। इनका चीफ मिनिस्टर वहां पर माशाल्लाह जो अपने ही लोगों के ऊपर जो है डबल स्टैंडर्ड किया हुआ है अपने वर्करों के आगे, और खामखा में अपनी एक पढ़ दिखाने के लिए गवर्नर KPK के खिलाफ स्टेटमेंट देना, वापडा के खिलाफ स्टेटमेंट देना, जहां मौका है बात करने का वहां पर बीगी बिल्ली बन जाते हैं। इनको चाहिए था कि अपने कायम अली शाह साहब भी बाहर आके बात करते थे, सूबे के वहां नहीं करते थे सर, करते थे ना। नहीं, देखें वहां पर, देखें वहां वो चूंकि इन कैमरा होता था, आप और हम उससे नाला होते थे, बाहर आके वो पूरा इसी तरीके से अभी तक KPK के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक कोई बात नहीं की, और अभी तक इनकी तरफ से ये KPK गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये जो हमारे दोस्त MNA साहिबान ने बात की, मैंने आपसे दोबारा कहा कि मैंने आज कि खैबर पख्तूनख्वा के जो दोस्त हैं MNAs, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जी, वो आपने आप बताया चाहते हैं कि अमन ना हो, क्या मसला है? नहीं आगा साहब आपने बताया, जी, मगर ये बताइए उन्होंने कहा कि जी क्या तहरीक इंसाफ जो कहती है कि उसके एक सियासी कैदी हैं, ये गलत कहती है? वो आपकी पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है? देखें, मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं मसूद भाई मैं इस पे आता हूँ। हम पॉलिटिकल केसेस के ख़िलाफ़ हैं किसी भी सियासी जमात को। देखें, ये माजी में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इन्होंने क्या तकालीफ देखी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर चौकों पे कोड़े खाते थे, फैमिलीज गायब हो गई थी, वो जुल्म की दास्तानें अभी तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखें, आप खिलाफ बिल्कुल आखिरी मिनट बचा है, टाइम आपको देता हूं अवैस भाई, उस हिसाब से बात करनी है, आखिरी मिनट रहता है। लेकिन उस दास्तानों में उस तकालीफ के बावजूद, उन सब बातों के बावजूद हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाते थे, इदारों के खिलाफ नहीं जाते थे, तकालीफ अपने ऊपर लेते थे। जब शहीद बीबी की इस वक्त आगा साहब के दुनिया वक्त कम है ना, मैं इसलिए चाह रहा हूं, क्या इस वक्त इनके सियासी कैदी हैं भी या नहीं है? सब मुजरिम है 9 मई के? इनके वो सियासी के बिल्कुल है, सियासी कैदी है, और उनको चाहिए कि अपनी अदालतों से बेगुनाही साबित करके आए, और हम पॉलिटिकल वर्कर्स, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स सियासी जमात के वर्करों के साथ है। लेकिन मेरी एक आखिरी बात मसूद रजा भाई, लेकिन अगर आप सियासत के आड़ में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर मलाइन करें, और माजरत अहमद ओवैस साहब मैं आप तक नहीं आ सका, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सियासी कैदी हैं और अदालतों से रिलीफ हासिल करें, तो सियासी कैदियों को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। एक कंसेंसस ज़रूर होना चाहिए, मुल्क में ऑपरेशन भी होना चाहिए, इस्तेहकाम भी आना चाहिए, मईशत भी बढ़नी चाहिए, मसाइल भी हल होने चाहिए, लेकिन इसके लिए की जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा है। तो ये कैसे होगा, इसका कोई हल इस वक्त तक हमारे सामने मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, अहमद ओवैस साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।